Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is section 40 of the Transfer of Property Act. Section 40 is very much important from the judiciary exam perspective and law exam perspective as well. And अगर आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, then subscribe to my channel. Okay? So first of all, section 11 is read with section 40 of the Transfer of Property Act. मतलब section 40 को and 11 को conjoint करके पढ़ा जाता है because these two sections are connected with each other. So first you clear your concept regarding section 11. पहले आप section 11 को clear कर लीजिए and उसके बाद section 40 को देख लीजिए because आपके लिए बहुत ही help हो जाएगा. And there is a video on my channel, if you want you can check that. Okay? एंड कोई नहीं, मैं सेक्शन 11 की एक जिस्ट बता देती हूँ. ये बात करता है रिस्ट्रिक्शन रिपागेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है. सेक्शन 11 एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के बारे में डील करता है. सेक्शन 40 भी एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के बारे में डील करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 40. This is something which is really important from the judiciary and law exam perspective. So section 40 of the Transfer of Property Act ये डील करता है एक restriction on the use of land के बारे में. मतलब कोई लैंड आपको ट्रांसफ़र किया गया है कुछ कंडीशंस के साथ. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेक्शन 40 यू हैव टू नो वन थिंग फर्स्ट. मतलब एक चीज़ आपको कैच करना है, दैट इज़ जब कोई इंसान आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोवेनेंट और कंडीशन अटैच्ड है और नहीं है, एंड उस कंडीशन और कोवेनेंट के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं है, इसके बारे में ही सेक्शन 40 डील करता है. सो सारा जो खेल सेक्शन 40 में बताया गया है, जो इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस इंसान को पता था या नहीं था, इसमें ही सारा का सारा मीनिंग छुपा हुआ है. ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. सो आप यहाँ पर एक मतलब पिक्चर देख सकते हो एंड जहाँ पर एक घर है एंड घर के पास में कुछ मतलब ऐसा ज़मीन पड़ा हुआ है एंड सामने समुंदर है. ठीक है, सपोज़ इस घर का ओनर मैं हूँ. ठीक है, एंड ये जो खुला ज़मीन पड़ा हुआ है, सपोज़ इस पोर्शन को मैं आपको बेच देती हूँ. देन जब मैं प्रॉपर्टी आपको बेच रही थी, मैं आपको बोली दैट आप कुछ बड़ा बिल्डिंग खड़ा यहाँ पर नहीं कर सकते हो ताकि जो समुंदर का जो खुला हवा है वो मेरे घर पे आने से रोक जाए. कंडीशन इम्पोज करती हूँ दैट आप कुछ बड़ा घर यहाँ पर और बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते हो ताकि जो समुंदर का खुला हवा है वो मेरे घर तक आने से रोक जाए. ओके, सो बेसिकली ये जो राइट टू एयर, राइट टू लाइट होता है, ये सारा इजमेंटरी राइट्स के अंडर में आता है. सपोज़ जो मेरा घर का बेडरूम है, अगर मैं उसका खिड़की खोलती हूँ तो एकदम समुंदर दिखाई देता है. जब कोई लैंड मैं आपको सेल करती हूँ जो एकदम मेरी घर के सामने में ही है एंड आपको ये बताकर सेल करती हूँ दैट आप ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो ताकि जो समुंदर का खुली हवा है वो मेरे घर तक आने से रोक जाए. एंड ये जो कंडीशन मैंने इम्पोज किया है इसको ही बोला जाएगा कोवेनेंट और रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट. सो सेक्शन 40 एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट से डील करता है. एंड यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है दैट जब ये प्रॉपर्टी मैं आपको सेल कर रही हूँ, दैट मीन्स आप ओनर बन जाते हो एंड आप वो प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसा आपका मन हो. राइट, सेक्शन 40 बोल रहा है दैट जहाँ पर कोई इजमेंटरी राइट रिलेटेड कोई कंडीशन इम्पोज किया गया है वहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा. बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दोज कंडीशन ये रूल एप्लीकेबल होगा. एंड एज यू नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो आई विल डिस्कस द एक्सेप्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप अब तक आपको समझ में आया है. नाउ अभी चलते हैं बेयर एक्ट. इस एग्जाम्पल से बेयर एक्ट के लैंग्वेज को रिलेट करते हैं. ओके, सो अगर आप बेयर एक्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको देखने को मिल जाएगा दैट कुछ ऐसे तरीके से सेक्शन लिखा हुआ है. राइट, बट ये जो सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ऐसे नहीं पढ़ना है बिकॉज इस सेक्शन को पढ़ने का एक अलग तरीका है. इस सेक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे बिकॉज देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सेक्शन. सो फर्स्ट पार्ट इज़ दैट जहाँ पर बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ लैंड, ये जो है एक पैरा नंबर 1 है. ठीक है, एंड इसके साथ जो लास्ट पैरा है दैट इज़ सच राइट और ऑब्लिगेशन मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी
ये जो बताया गया है इसको हम पैरा नंबर 1 से ही अटैच करके पढ़ेंगे। सो ये जो मैं नंबर 1 यहाँ पर डाली, ये दोनों पैराग्राफ को एक साथ पढ़ेंगे। ओके, एक साथ पढ़ने से समझ में आएगा। एंड जो यहाँ पर एक और पैरा डाला गया है बीच में, दैट इज़ और ऑफ ऑब्लिगेशन एनेक्स टू ओनरशिप, ये सेकेंड पार्ट है। सो जो सेक्शन 40 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वो कंप्राइज होता है फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ को मिलाकर फर्स्ट पार्ट, एंड जो सेकेंड पैराग्राफ दिया गया है वो है सेकेंड पार्ट। ओके, एंड देयर इज़ अ इलास्ट्रेशन अपेंडेड टू दिस सेक्शन। आपके लिए समझने में आसान हो जाए इसलिए मैं दोनों पैरा को एक साथ यहाँ पर लिख रखी हूँ। सो ये बोलता है दैट बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड, मतलब कुछ ऑब्लिगेशन और बर्डन इम्पोज किया जा रहा है कहाँ पर, जहाँ पर एक लैंड की यूज़ के बारे में बात किया जा रहा है। सो ये बोलता है वेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट of his own immovable property, a third person has independently or of any interest in the immovable property of other। मतलब जहाँ पर एक beneficial enjoyment attach किया जा रहा है कोई immovable property के साथ। for that example, जो घर था वो मेरा property है, राइट, आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस, एंड उस प्रॉपर्टी के साथ मेरा सारा जो बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट है वो अटैच्ड है। एंड उसके बाद क्या होता है, अ थर्ड पर्सन हैज़ इंडिपेंडेंटली ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अदर, मतलब जब वो प्रॉपर्टी किसी और को बेचा जा रहा है वो इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मेंशन किया गया है ये मैं हूँ, मतलब जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको ही बताया जा रहा है। एंड जब वो प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दिया जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इजमेंटरी राइट है उसको मैं इंजॉय करने के लिए एंटाइटल उसके बाद भी रहती हूँ। एंड a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the later property, मतलब जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कुछ भी राइट उस प्रॉपर्टी में नहीं बनता है, बट कौन सा राइट बनता है, इजमेंटरी राइट बनता है। ओके, सो जो इजमेंटरी राइट है मैं प्रॉपर्टी सेल कर देने के बाद भी उसको एंजॉय करने में एंटाइटल रहती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम मैं कंडीशन इम्पोज कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू एंजॉय सच राइट। सो लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ये वाला प्रॉपर्टी मैं सेल कर देती हूँ आपको, इस प्रॉपर्टी सेल कर देने के बाद मेरा जो इजमेंटरी राइट है दैट जो समुंदर के जो खुला हवा है वो मेरे घर में आना चाहिए। एंड दैट्स वाई आप कुछ बड़ा सा इमारत यहाँ पर नहीं खड़ा कर सकते हो ताकि जो समुंदर का हवा है मेरे घर पर आने से रोक जाए। ओके, सो आप ऐसा कुछ बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर नहीं खड़े कर सकते हो बिकॉज मेरा व्यू ख़राब हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाया जा रहा है दैट आप ऐसा कुछ बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, ये कंडीशन वैलिड होगा। कब वैलिड होगा वही बताया गया है द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ये जो कंडीशन बताया गया है और कंडीशन इम्पोज किया गया है ऑन द ट्रांसफ्री, ये कब एप्लीकेबल होगा। सो नंबर 1 इज़ दैट जहाँ पर ट्रांसफ्री मतलब जिस इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनको इस कंडीशन के बारे में पता है, लाइक आप कुछ बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते इसके बारे में आपको पता था। एंड ग्रेचुइटस ट्रांसफ़र वहाँ पर हुआ है। ग्रेचुइटस मतलब जहाँ पर विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मनी और रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र किया गया है। एंड आपको पता है, मतलब नोटिस है उस फैक्ट के बारे में दैट आप कुछ बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हो ताकि मेरा जो समुंदर के व्यू पॉइंट है वो ख़राब हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है देन ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एज आई टोल्ड यू दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो व्हाट इज़ द एक्सेप्शन टू दिस रूल, दैट जहाँ पर ये कंसिडरेशन दे के प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, मतलब पैसा दे के आप उस प्रॉपर्टी को खरीदे हैं एंड आपको कोई भी नोटिस नहीं था, विदाउट एनी नोटिस ऑफ सच राइट एंड ऑब्लिगेशन आप प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होगा बिकॉज आपको कुछ पता नहीं था एंड आप पैसा देके वो प्रॉपर्टी को खरीदे हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है देन सेक्शन 40 का जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 40। बिफोर रीडिंग द सेकेंड पार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इलास्ट्रेशन। सो सेकेंड पार्ट में जो बोला गया है उसको इलास्ट्रेशन से समझते हैं। सो यहाँ पर जो ये वाला प्रॉपर्टी है जो मैं आपको मतलब सेल कर दिया है, सपोज़ ये प्रॉपर्टी आप आगे जाकर आपका जो सिस्टर है आप उनको बेच देते हो, मतलब मैं वो प्रॉपर्टी आपको बेची थी एंड आप वो प्रॉपर्टी आपके जो सिस्टर है आप उनको बेच देते हो। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सारा कंडीशन लगाया गया था क्या वो आपके सिस्टर के ऊपर भी लागू होगा? That is the point that has been stated in the second part. Now let's read the law from the Bear Act. So Bear Act का लैंग्वेज ये बोलता है
दैट वेयर अ थर्ड पर्सन मतलब मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन बोला जा रहा है बिकॉज मैं पहले आपको वो प्रॉपर्टी बेच चुकी थी एंड उसके बाद आप क्या करते हो, आपका जो सिस्टर है आप उसे वो प्रॉपर्टी बेच देते हो। सपोज यहाँ पर क्या होता है दैट वेयर द थर्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन arising out of contract and annexed to the ownership of immovable property but not amounting to an interest therein or easement thereon। सपोज जहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप आगे जाकर सिस्टर को ट्रांसफ़र करते हो एंड आपका जो सिस्टर है उनको बखूबी पता था दैट ये सारा कंडीशन एप्लीकेबल हुआ था जब आप प्रॉपर्टी खरीदे थे और जब आपको प्रॉपर्टी मिला था, देन ये सारा कंडीशन आपके सिस्टर के ऊपर भी लागू होगा। मतलब जब आप वो प्रॉपर्टी आपके सिस्टर को बेच रहे हो एंड आप आपके सिस्टर को बताते हो दैट ये सारा कंडीशन लगाया गया था, देन ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होगा आपके सिस्टर के भी ऊपर। ओके, एंड सपोज आपके सिस्टर को कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है, देन ये जो कंडीशन है ये आपको सिस्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट यू मीन बाय कोवेनेंट। आई होप आपने नोटिस किया है दैट जब मैं सेक्शन एक्सप्लेन कर रही थी मैं कोवेनेंट और कंडीशन के बारे में बोल रही थी। सो कोवेनेंट मतलब क्या है? कोवेनेंट मतलब जो कंडीशन इम्पोज किया जाता है उसको ही कोवेनेंट बोला जाता है। सो ये बोलता है दैट एन एग्रीमेंट बाय डीड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू वन और मोर थिंग और थिंग्स टू डू और गिव और टू प्रिवेंट और रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग। मतलब जब ऐसा कुछ कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है, टू डू मतलब कुछ करने के लिए, बहुत सारा कुछ करने के लिए, और प्रिवेंट किया जा रहा है किसी इंसान को कुछ ना करने के लिए, मतलब रिस्ट्रेन और रिफ्रेन किया जा रहा है टू डू समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोला जाएगा, जो मतलब अग्रीमेंट है उसको बोला जाएगा दैट इट इज़ एन कोवेनेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोवेनेंट। कोवेनेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, नंबर 1 पॉजिटिव और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोवेनेंट और अफर्मेटिव कोवेनेंट क्या होते हैं दैट जहाँ पर ट्रांसफरी को कुछ करने के लिए बोला गया है, मतलब टू डू समथिंग ऐसा डायरेक्ट करने के लिए बोला गया है, इसको पॉजिटिव कोवेनेंट बोला जाएगा। एंड नेगेटिव कोवेनेंट मतलब जहाँ पर नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ ना करने के लिए उनको डायरेक्ट किया गया है, वहाँ पर इसको बोला जाएगा नेगेटिव कोवेनेंट। एंड अनदर टाइप ऑफ कोवेनेंट इज़ दैट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कोवेनेंट। मतलब जहाँ पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड किया गया है टू गवर्न द पार्टीज, देन उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस। एंड इम्प्लाइड वे में अगर कुछ बोला गया है मतलब बाय कंडक्ट, देन उसको बोला जाएगा इम्प्लाइड कोवेनेंट। नाउ अनदर टाइप ऑफ कोवेनेंट इज़ दैट रिस्ट्रिक्टिव और एब्सोल्यूट कोवेनेंट। इसका मतलब है अ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा रहा है, मतलब आप यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। सो सेक्शन 40 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के बारे में डील करता है। ओके, एंड अनदर टाइप ऑफ कोवेनेंट इज़ दैट पर्सनल और जनरल कोवेनेंट्स। मतलब पर्सनल कोवेनेंट मतलब it contains terms and condition which govern the parties inter se and cannot suppress from transfer to other person who obtain the property in question by any legally enforceable mode। मतलब जहाँ पर एक कोवेनेंट वो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है जो पार्टीज़ को गवर्न कर रहा है एंड वो सप्रेस नहीं किया जा सकता है अदर पर्सन हु ऑब्टेन द प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज द सेक्शन दैट सेक्शन 40 किसके बारे में डील करता है? रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के बारे में डील करता है। नंबर 2 इज़ दैट जहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट इम्पोज किया गया है उसका नोटिस पार्टीज़ को और ट्रांसफरी को होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ दैट जहाँ पर प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड पार्टीज़ को कोई नोटिस नहीं है, वहाँ पर जो कोवेनेंट्स में कंडीशन डाला गया है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड जहाँ पर नोटिस है एंड ग्रेचुइटस ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंग्लिश लॉ परव्यू। सो ये जो मतलब कोवेनेंट्स के बारे में बताया गया है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ इंग्लिश ओरिजिन। सो इसका इंग्लिश पोजीशन देख लेते हैं दैट ये जो जनरल रूल बताया गया है अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर पर्सनल एंड कोवेनेंट्स डज नॉट बाइंड द ट्रांसफरी। मतलब जो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको पर्सनल बोला गया है इन इंग्लिश कॉमन लॉ एंड जो कोवेनेंट है वो ट्रांसफरी को बाइंड नहीं करता है।
बट एक्सेप्शन बताया गया है टू दिस रूल दैट जहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनल नहीं है, लाइक इन केस ऑफ लीज एंड कोविनेंट एनेक्स्ड टू द लैंड, जहाँ पर एक लैंड के साथ एनेक्स्ड हुआ है एक कोविनेंट वहाँ पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स इन इंडिया। सो इंडिया में पोजीशन क्या है? इंडिया में जो लॉ अभी मतलब चालू है वो क्लोजली फ्लो करता है फ्रॉम द लॉ ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है वो उससे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। एंड ये बोलता है द प्रिंसिपल दैट अ कोविनेंट इज़ एनेक्स टू द लैंड, मतलब जहाँ पर एक कोविनेंट लैंड के साथ एनेक्स्ड है, इफ़ इट बाइंड्स द लैंड, जब ये लैंड को बाइंड करता है इन इट्स इंसेप्शन, और अफेक्ट द नेचर, इसका नेचर को इफ़ेक्ट करता है, क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, एंड वैल्यू ऑफ द लैंड को इफ़ेक्ट करता है, तब ये कोविनेंट जो है उसको बाइंड करेगा। एंड दिस व्यू वॉज अडॉप्टेड बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट इन मैथ्यूसन वर्सेस राम कन्हई सिंह। 1990 का ये जो केस है यहाँ पर बोला गया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ ब्रीफ मैनर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और अफर्मेटिव कोविनेंट एंड नेगेटिव कोविनेंट। सो पॉजिटिव कोविनेंट और अफर्मेटिव कोविनेंट बोलता है दैट जहाँ पर कुछ राइट्स डिक्लेयर किया गया है ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफरी एज टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए उनको डायरेक्ट किया गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको बोला जाएगा पॉजिटिव कोविनेंट। एंड नेगेटिव कोविनेंट मतलब जहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ सच एज नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ ना करने के लिए डायरेक्ट किया गया है, वहाँ पर बोला जाएगा दैट इट इज़ एन नेगेटिव कोविनेंट। सो आई होप आपको समझ में आया है एंड यू हैव गॉट द क्लियर कंसेप्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम परस्पेक्टिव। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया है, बिकॉज माई फोकस वॉज ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो आई विल सी ऑन द अदर साइड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम, एंड आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। Okay, so till then, stay happy, stay blessed. Thank you so much for watching this video.